फ्रांस की कैपिटल पेरिस के सदर्न आउटस्कर्ट्स में रियो प्रिजन मौजूद है, जिसे देश की सबसे मॉडर्न और सिक्योर जेल माना जाता है। यहाँ देश के सबसे हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है। चारों तरफ कंक्रीट की 17 फीट ऊंची दीवारें, कटीले तारों की मोटी फेंस और वॉच टावर्स पर 24 घंटे स्नाइपर राइफल्स लिए खड़े गार्ड्स इस जेल की सुरक्षा व्यवस्था को इतना सख्त बना देते हैं कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस जेल की सबसे खास बात यह है कि इसके ऊपर चारों तरफ एंटी हेलीकॉप्टर नेटिंग बिछी रहती है, यानी जमीन से लेकर आसमान तक हर एक्टिविटी पर सुरक्षा की निगाह रहती है। इतनी पुख्ता व्यवस्था के चलते इस जेल से किसी कैदी का भाग पाना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन 1 जुलाई 2018 को यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। यहाँ फ्रांस के उस दशक के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल और पब्लिक एनिमी नंबर 1 को रखा गया था, जो अब तक कम से कम 30 बड़ी रॉबरीज को अंजाम दे चुका था और इससे पहले 2013 में एक दूसरी हाई सिक्योरिटी जेल से फरार हो चुका था। यही वजह थी कि उसे इस इम्पॉसिबल टू ब्रेक प्रिजन में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ बंद रखा गया था। 1 जुलाई 2018 को सुबह करीब 11 बजे उसे उसके भाई से मुलाकात कराने के लिए विजिटिंग रूम में लाया गया। उसका बड़ा भाई उसे समझा रहा था कि वो जेल में रहकर खुद को सुधारे और अब नेक रास्ते पर आ जाए, लेकिन तभी अचानक आसमान से आती तेज आवाज ने पूरे कोर्टयार्ड को हिला दिया। एक हेलीकॉप्टर जेल की सुरक्षा को भेदता हुआ कोर्टयार्ड में उतर आता है। उससे 2 नकाबपोश हाथ में AK-47 हथियार लेकर कूदते हैं और फिर एकदम फिल्मी अंदाज में दरवाजों को तोड़ते हुए कुछ ही मिनटों में उस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को हेलीकॉप्टर में बैठाकर आसमान में गायब हो जाते हैं। फ्रांस का सबसे खतरनाक क्रिमिनल दिन दहाड़े सबके सामने जेल से फरार हो चुका था। ये कहानी है फ्रांस के क्रिमिनल ऑफ द सेंचुरी कहे जाने वाले रेडॉइन फायद की, एक ऐसा गैंगस्टर जिसने फिल्में देखकर क्राइम सीखे और फिर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उसने दुनिया की सबसे अजीब जेल ब्रेक की घटना को एक नहीं 2 बार अंजाम दिया। Redouane Faïd's spectacular prison break last July made headlines across the world. Faïd was serving a 25-year sentence for masterminding a failed robbery. Now, thousands of police officers are continuing a manhunt for the convict who dramatically escaped from a French prison. रेडॉइन फायद का जन्म 10 मई 1972 को फ्रांस के क्रेल में हुआ। उसके पिता देराज जी एक केमिकल फैक्ट्री में काम करते थे। रेडॉइन फायद अपने पेरेंट्स की 9वीं संतान था। उसके पिता अल्जीरिया से इमिग्रेंट के तौर पर फ्रांस आए थे। अल्जीरिया पहले एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करता था और जब अल्जीरिया में फ्रांस से आजादी को लेकर जंग छिड़ी थी तो रेडॉइन फायद के फादर देराज जी ने वॉलंटरी अल्जीरिया की तरफ से फ्रेंच अल्जीरियन वॉर में लड़ाई लड़ी थी। क्रेल नाम के जिस एरिया में रेडॉइन फायद का परिवार रहता था वो उस दौर में फ्रांस के उन इलाकों में गिना जाता था जहां अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और क्राइम की जड़ें गहराई तक फैली हुई थी। बचपन से ही रेडॉइन फायद ने मोहल्ले के बड़े लड़कों को छोटी मोटी चोरी करते, कारें चुराते और पुलिस को चकमा देते देखा। इसका असर उसकी सोच पर भी पड़ा और उसने छोटी सी उम्र में ही चोरियां करना शुरू कर दिया। वो कभी मॉल से खिलौने या कॉमिक्स चुराता तो कभी दुकानों से कैंडी चुरा लेता था। रेडॉइन फायद के फादर देराज जी उसूलों पर चलने वाले आदमी थे, इसलिए जब उन्हें अपने बेटे रेडॉइन फायद की चोरी की आदत के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे सुधारने के लिए बेल्ट से बुरी तरह पीटा। लेकिन माँ का प्यार सिद्धांतों के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। रेडॉइन फायद की माँ ने उससे वादा करवाया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा, लेकिन रेडॉइन फायद का मन तो जैसे चोरी में ही रम चुका था, जिसके लिए वो हर पिटाई झेलने को तैयार था। 11 साल की उम्र तक आते आते उसने अपने पड़ोस के 3 और बच्चों के साथ मिलकर एक कॉस्मोपॉलिटन गैंग बना लिया। अब वो दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ी और बड़ी चोरियां करने लगा। वो सुपरमार्केट्स और अपार्टमेंट से टीवी, स्टेरियोज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चुराने लगा और ड्रग्स की डीलिंग भी करने लगा। उसे गुड लुकिंग दिखना काफी पसंद था, इसलिए वो इन अपराधों से मिले पैसों से अपने पसंदीदा ब्रांडेड कपड़े खरीद कर पहनता। रेडॉइन फायद को क्राइम की दुनिया काफी फैसिनेटिंग लगती थी, जिसमें उसे हर पल में एक अलग ही तरह का थ्रिल फील होता था। रेडॉइन का ख्वाब फ्रांस का सबसे नामचीन क्रिमिनल बनने का था। वो बहुत ज्यादा फेमस और रिच बनना चाहता था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसके अलावा इस दौरान उसके पिता अल्जीरिया में वापस शिफ्ट हो गए थे और उसकी माँ की डेथ हो गई थी, इसलिए उसे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। यही वजह थी कि वो अपने क्राइम को ऊंचाई देना चाहता था। छोटे मोटे अपराधों से उसको किक नहीं मिल रही थी, इसलिए वो जल्द ही बड़े अपराधों की दुनिया में कदम रखने के लिए क्रेल के एक जाने माने चोर और एक ताकतवर गैंग लीडर जीन
जीन क्लाउड बिसेल के अंडर काम करने लगा। 1991 में जब वो 18 साल का था, उसने हथियारों के दम पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर को लूटने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो पहली बार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पर चूंकि उस समय उसकी उम्र कम थी और उसका कोई भी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए पुलिस ने उसको वार्निंग देकर छोड़ दिया। लेकिन पुलिस को कहां पता था कि जिसे वो नादान समझकर माफ कर रहे हैं, वही आदमी आगे चलकर उनके लिए देश की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। पुलिस से छूटने के बाद रेडॉन फैद ने अपनी खामियों पर काम किया। उसके क्राइम की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन फ्रेंच क्राइम थ्रिलर और अमेरिकन गैंगस्टर मूवीज थी। वो बचपन से ही सिनेमा का दीवाना था। स्कारफेस, द गॉडफादर, कैसीनो और हीट जैसी फिल्में उसने अनगिनत बार देखी। इन फिल्मों ने जैसे उसकी सोच पर कब्जा कर लिया था। वो हर सीन को दोस्तों के साथ दोहराता, गैंगस्टर्स के डायलॉग्स को हर वक्त बुदबुदाता और अपने आप को किसी फिल्मी क्रिमिनल की तरह इमेजिन करता। वो फिल्मों को अपनी जिंदगी का हिस्सा इस तरह बना चुका था कि वो लूट के दौरान फिल्मों के डायलॉग बोलता। एक बार एक लूट के दौरान बैंक टेलर को बंदूक से धमकाते हुए उसने 1984 की फिल्म मेसरीन का डायलॉग बोला, चुप रहो, मैं जो कहता हूं वो करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचो। उस एक लूट से फैद और उसके ग्रुप को 2,40,000 फ्रैंक्स मिले, जो उनकी एक दशक की छोटी मोटी चोरियों से भी ज्यादा थे। उसने ये पैसा खर्च करने के लिए भी फिल्मों से आइडियाज लिए ताकि वो अपने बनाए हुए कैरेक्टर के मुताबिक रह सके। उसके इसी जुनून और सोच ने उसे आम अपराधियों से अलग बना दिया और 1990 के दशक के आखिर तक उसका नाम पूरे फ्रांस में गूंजने लगा। वो फ्रांस के बड़े आर्मर्ड कार, होल्ड अप मैन, ज्वेलरी थीव्स और बैंक रॉबर्स में से एक बन गया था। धीरे धीरे उसके अपराध लगातार बड़े होते जा रहे थे। हर अपराध में या तो वो किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का सीन दोहराता या फिर क्राइम करने के दौरान किसी फिल्म का कोई डायलॉग बोलता। ऐसे ही एक बार वो और उसकी टीम क्रेल में ज्वेलरी स्टोर को लूटते हैं। इस दौरान उन सब ने फेमस पॉलिटिकल लीडर्स के चेहरे वाली रबर की मास्क पहन रखी होती है। ये सब बिल्कुल पैट्रिक स्वेज की फिल्म पॉइंट ब्रेक की तरह था। यहाँ लूटपाट करके जाते वक्त रेडॉन फैद उस फिल्म का ही एक डायलॉग बोलता है, थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू वोट। हालांकि फैद ने इस दौरान किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो रॉबरी करते समय अक्सर नॉन वायलेंट तरीके ही अपनाता था। फैद चोरी करने को एक आर्ट मानता था और उसे लगता था कि खून खराबा उसकी कला को बर्बाद कर देगा। वो हर डकैती से पहले पूरा नक्शा बनाता, पुलिस की रिस्पॉन्स एंटिसिपेट करता और भागने के रास्तों की योजना तैयार रखता। वो अपनी गैंग का लीडर था और उसे उसकी गैंग वाले डॉक या फिर ब्रेन कहते थे। रेडॉन हर वारदात से पहले अपनी गैंग को ऐसे समझाता जैसे कोई क्लास ले रहा हो। इस दौरान 1995 में ही माइकल मैन की फिल्म हीट रिलीज होती है। ये फिल्म भी गैंगस्टर्स के बारे में थी और ये फिल्म रेडॉन फैद को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने इसे 100 से भी ज्यादा बार देखा। उसने फिल्म के एक एक सीन, एक एक डायलॉग को अपने अंदर बसा लिया। फिल्म रिलीज होने के 2 साल बाद 1997 में फैद और उसके साथी एक आर्मर्ड ट्रक को लूटने के लिए उस पर हॉकी मास्क पहनकर हमला कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हीट फिल्म में रॉबर्ट डिनीरो की गैंग ने किया था। उस ट्रक को अपने कब्जे में लेने के बाद वो और उसके साथी उसमें से कैश और गोल्ड निकालकर अपनी गाड़ी में भरने लगते हैं। लेकिन कैश इतना ज्यादा था कि वो जब तक उसे पूरा कलेक्ट कर पाते तब तक वहां पुलिस आ गई। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी, लेकिन फैद और उसके गैंग के लोग किसी तरह बच निकले। घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस उसके हाथ धोकर पीछे पड़ गई। उसे लगा कि फ्रांस में रहना अब सेफ नहीं है, इसलिए वो पहले स्विट्जरलैंड और फिर इजराइल चला गया। इसी तरह वो लगभग 2 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन साल 1998 में आखिरकार फ्रेंच पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और कोर्ट के आगे हाजिर कर दिया। कोर्ट उसको 30 साल की सजा सुनाती है और उसे मोलिन्ज़ियोर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जेल में भी वो इतने बिंदास तरीके से रहता जैसे वो अपने घर में हो। साथ ही वो शब्दों का जादूगर था। वो अपनी बड़ी बड़ी बातों से किसी को भी इन्फ्लुएंस कर लेता था। उसका करिश्मा ऐसा था कि जेल के अंदर बाकी प्रिजनर्स के साथ साथ जेल के गार्ड्स भी उसकी बातों के कायल थे। उसके ऐसी अच्छे बर्ताव की वजह से उसने जेल में सिर्फ 10 साल की सजा काटी और वो साल 2009 में पैरोल पर जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद उसके मन में एक बात बार बार आ रही थी कि वो जितना फेमस होना चाहता था उतना हुआ नहीं है। इसलिए उसने अपनी क्राइम भरी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखने का फैसला किया। वो पत्रकार जेरोम पिराट के साथ मिलकर आउटलॉ नाम से एक किताब लिखने लगा। इसके अलावा वो मीडिया के सामने आकर भी अपने अपराधों को एकदम हीरोइक टच के साथ बताने लगा। एक के बाद एक उसने कई टीवी इंटरव्यू दिए जहां वो बार बार जोर देकर कहता कि जेल ने उसे सुधार दिया है। एक इंटरव्यू में उसने कहा, माय डीमंस आरंट अस्लीप, दे आर डेड।
फैद ने फिल्मों से अपराध करने के तरीके सीखे थे, लेकिन अब वो चाहता था कि फिल्म मेकर्स उससे सीखे कि गैंगस्टर फिल्में कैसे लिखी और बनाई जानी चाहिए। वो कहता, मेरा तजुर्बा बहुत जरूरी है। अगर स्क्रिप्ट राइटर असलीपन चाहते हैं तो उन्हें मेरे जैसे एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। जहां वो ये सब बातें और इंटरव्यूज करके अपनी फैन फॉलोइंग तैयार कर रहा था, तो वही कुछ टाइम बाद 2009 में उसकी बुक आउटलॉ फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हो जाती है। इसमें उसने अपने चोरी और लूटपाट के किस्सों को किसी फिल्मी अंदाज में बयां किया था। देखते ही देखते ये बुक लोगों के बीच इतनी पॉपुलर हो गई कि ये एक बेस्ट सेलर बुक बन गई और रेडॉन फैद एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जीने लगा। लोग उसके साथ फोटो खिंचाने और उसका ऑटोग्राफ पाने के लिए पागल होने लगे। रेडॉन फैद को अब वो सब कुछ हासिल हो रहा था जो वो चाहता था, लेकिन इसके बाद भी उसके मन में लूटपाट, धोखाधड़ी की कहानियां घूमती रहती थी। उससे शांति से एक जगह बैठा नहीं जाता था। क्राइम की ओर वो चुंबक की तरह खिंचता चला जाता था। ऐसे में जब वो टीवी पर अपने आप को सुधरा हुआ बताकर अपनी किताब का प्रचार कर रहा था, उसी दौरान उसकी गाइडेंस पर उसकी गैंग एक बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रही थी। प्लानिंग होने के बाद 20 मई 2010 की सुबह उसकी गैंग 16 मिलियन कैश ले जा रहे एक आर्मर्ड ट्रक को लूटने के लिए निकलती है, लेकिन उनकी ये रॉबरी नाकाम हो जाती है और पुलिस उनके पीछे लग जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होने लगती है। इस दौरान पुलिस की टीम में 26 साल की महिला अफसर ऑरेली फुकेट भी थी। फायरिंग के दौरान उन्हें भी गोलियां लग गई और उनकी मौत हो गई। ये पहली बार था जब फ्रांस में किसी म्युनिसिपल पुलिस वुमन की ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी। इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोगों की सिंपैथी ऑरेली फुकेट के लिए इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि वो कुछ महीने पहले ही मां बनी थी। इसलिए मुजरिमों को पकड़ने के लिए पब्लिक की तरफ से पुलिस और सरकार के ऊपर भारी दबाव बनने लगा। इसके बाद ऑरेली फुकेट के अंतिम संस्कार में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने गुस्से में कहा, ऑरेली फुकेट के ताबूत के सामने मैं ये कहता हूँ, हथियारों को उनके अपराध के लिए पूरी सख्ती से सजा दी जाएगी। रेडॉन फैद इतना शातिर था कि इस दौरान भी वो टीवी शोज में एक एक्सपर्ट की तरह पुलिस ऑफिसर की डेथ की घटना पर अपनी राय दे रहा था। वैसे बिहेव कर रहा था जैसे उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस की जांच में उसका नाम सबसे ऊपर आ रहा था। इसके बाद जब पुलिस फैद को ढूंढने में लगी हुई थी, तब भी वो एक नई चोरी को अंजाम दे रहा था। वो फ्रांस के उत्तरी शहर अरास के पास एक आर्मर्ड व्हीकल को लूट रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की तादाद बढ़ा दी गई और पुलिस ने दिन रात एक करके फैद को एक स्टिंग ऑपरेशन में उसके कई साथियों के साथ धर दबोचा। उसकी जेब से पुलिस को 2000 यूरो मिले, जिनके सीरियल नंबर अरास में लूटे गए पैसों से मेल खाते थे। इसके बाद उस पर डकैती और ऑरेली फुकेट की हत्या का आरोप लगा। हालांकि उसने फुकेट पर गोली नहीं चलाई थी और न ही उसे घटना स्थल पर होने का आरोपी ठहराया गया था, लेकिन सरकारी वकीलों ने उसे ही उस क्राइम का ऑर्गेनाइजर और इंस्टिगेटर बताया। दोनों मामलों में कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए 2012 में 53 साल की सजा सुना दी। तब उसकी 40 साल की उम्र थी और ऐसे में यह सजा उसके लिए एक तरह की उम्र कैद की सजा थी। उसे फ्रांस की सेक्वेडिन जेल में रखा गया, जहां वो ऐसे रहता था जैसे वो कोई हीरो हो। लोग उसके कारनामे सुनकर हैरान रह जाते और वो भी किसी फिल्मी कहानी की तरह उन्हें अपने किस्से सुनाता, लेकिन इसके साथ ही वो काफी शांत भी रहता था ताकि किसी को उसके इरादों पर शक ना हो। वो मन ही मन में जेल से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा था। कई दिनों तक वो इसके लिए खुद को तैयार करता रहा। फिर 13 अप्रैल 2013 की वो सुबह आई जब गार्ड फैद को उसके भाई से मिलवाने ले जा रहे थे। उस समय उसके हाथ में एक बैग था। गार्ड्स को लग रहा था कि उसमें गंदे कपड़े हैं, लेकिन वो कहां जानते थे कि उस बैग में कपड़े नहीं बल्कि एक भरी हुई बंदूक, लाइटर और पेंटेरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट नाम का विस्फोटक पदार्थ था, जो उस तक उसकी वाइफ ने टिश्यू पेपर में छिपाकर किसी तरह सुरक्षा कर्मियों से छिपाते हुए भिजवाए थे। जैसे ही वो विजिटेशन चैम्बर तक पहुंचा, उसने बैग से एक हैंडगन निकाली और गार्ड्स को डराने के लिए छत में गोली चला दी। इसके बाद उसने 4 गार्ड्स को बंधक बना लिया। वो इतना शातिर था कि उसने उनको फुसलाने के लिए उनसे कहा, 1300 या 1400 यूरो के लिए हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जो काम तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लायक नहीं है। अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। इसके बाद उसने अपने कपड़ों के बैग से एक्सप्लोजिव्स का एक बंडल निकाला और एक आर्मर्ड डोर को उड़ा दिया। लेकिन इस जेल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि उसे ऐसे 5 दरवाजों को उड़ाना था। किसी तरह उसने 4 और दरवाजों को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। उसकी गोलीबारी और एक्सप्लोजन से अब तक आखिरी गेट के पास काफी सिक्योरिटी इकट्ठा हो गई थी। इसलिए फैद ने अपने गन पॉइंट पर लिए गार्डों को अपने चारों तरफ ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर खड़ा कर दिया, ताकि बाकी गार्ड्स और वॉच टावर्स में बैठे स्नाइपर्स उस पर निशाना ना लगा सके। गार्ड्स को आगे देखकर स्नाइपर्स बेबस होकर बस देखते रह गए और वो जेल से भाग निकला।
इसके बाद फैद उन गार्ड्स को हाईवे की तरफ ले गया जहां एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। फैद ने 3 गार्डों को छोड़ दिया और एक को अपने साथ तब तक रखा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। इतनी सुरक्षित जेल से उसका यूं भाग निकलना फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था पर काला धब्बा था। इसके बाद प्रशासन पर सवाल उठने लगे और जेल अथॉरिटीज को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इसके बाद उसे फ्रांस का पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित कर दिया गया और उसे फिर से पकड़ने में फ्रांस की पुलिस जी जान से लग गई। पुलिस को शक था कि शायद वो देश छोड़कर भाग गया है, इसलिए इंटरपोल ने उसके लिए एक रेड नोटिस जारी किया, जिससे उसके भगोड़े होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। अगले 6 हफ्तों तक वो आजाद घूमता रहा। वो भेष बदलकर और विग पहनकर एक होटल से दूसरे होटल जाता रहा। मई 2013 में पुलिस को एक टिप मिली कि फैद पेरिस से 13 मील दूर पॉन्टॉल्ट कॉम्बॉल्ट के एक होटल में छिपा हुआ है। पुलिस ने आधी रात को पूरे होटल को घेर लिया और जल्द ही छापा मारकर उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। सेक्वेडिन जेल से भागने के लिए उसकी सजा को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, जिससे उसकी कुल सजा 63 साल हो गई। इस बार उसे रियू जेल भेजा गया, जो एक अभेद्य किले की तरह था। 2011 में ओपन हुई ये जेल फ्रांस की सबसे मॉडर्न एंड सिक्योर्ड प्रिजन्स में से एक थी। इसकी सिक्योरिटी इस कदर टाइट थी कि यहाँ से भागना तो दूर, भागने की सोचना भी मौत को बुलावा देने जैसा था। ये जेल चारों तरफ से 17 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवारों से घिरी हुई थी, जिनके ऊपर कटीले तारों की मजबूत फेंसिंग थी। जेल के चारों तरफ वॉच टावर्स पर मॉडर्न वेपन्स के साथ 24 घंटे गार्ड्स तैनात रहते थे। इस जेल में सबसे खास बात यह थी कि इसके ऊपर चारों तरफ एंटी हेलीकॉप्टर नेटिंग बिछी रहती थी, जिसका मतलब था कि कोई कैदी जमीन के रास्ते तो क्या, हेलीकॉप्टर के जरिए भी फरार नहीं हो सकता था। इतने सख्त इंतजाम के चलते ही यहाँ देश के एक से बढ़कर एक खूंखार क्रिमिनल्स को कैद रखा जाता था। क्योंकि रेडॉन फैद बड़ा ही शातिर क्रिमिनल था और पहले भी जेल तोड़ के भाग चुका था, इसलिए उसकी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत किया गया। उसको दूसरे कैदियों से अलग यहाँ की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली सेल में रखा गया। खुद पर इतनी सख्त सुरक्षा और कड़ी निगरानी होने के बावजूद भी रेडॉन फैद जब से रियू जेल में आया था, तभी से वो जेल की कमजोरियों और मौकों की तलाश में लग गया था। उसे जब भी उसकी सेल से बाहर लाया जाता, वो हर जगह, हर सिक्योरिटी और हर व्यवस्था को बड़ी बारीकी से देखता और जेल से भागने के लिए उनमें लूप होल्स तलाशता। बाहर उसकी गैंग भी उसको निकालने के लिए तैयारी कर रही थी। उसको इस बार जेल में रहते हुए करीब 5 साल हो गए थे। इतने टाइम में वो और उसकी गैंग उसको बाहर निकालने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। इस दौरान जेल के अधिकारियों को एक दिन जेल के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है। उन्हें तुरंत शक हुआ कि कहीं ये फैद से तो जुड़ा नहीं है। उन्हें लगा कि हो सकता है कि उसके बाहर के कुछ साथी उसे भगाने के लिए ड्रोन से जेल की सिक्योरिटी का मुआयना कर रहे हो। जून 2018 में जेल अधिकारियों ने हाई कमांड से तुरंत उसे दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की गुजारिश की, लेकिन देश के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब दिया कि ट्रांसफर सितंबर में होगा। उन्हें कहां पता था कि तब तक बहुत देर हो जाएगी और उन्हें अपने इस फैसले पर अपना ही माथा पीटना पड़ेगा। 1 जुलाई 2018 को फैद को उसके भाई ब्राहिम से मिलने के लिए विजिटेशन चैम्बर में लाया जाता है, जहां एक तरफ वो अपनी भाई से बातें कर रहा था, वहीं उसी दिन दूसरी तरफ जेल से कुछ दूरी पर उसके साथी उसे जेल से बाहर निकालने की प्लानिंग पर काम शुरू कर चुके थे। 65 साल के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर स्टेफेन बाय के पास 2 लोग स्टूडेंट्स बनकर आते हैं और कहते हैं कि वो बस देखना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाया जाता है। उसके लिए वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर स्टेफेन बाय को 500 यूरो देने को भी तैयार थे। स्टेफेन बाय इसके लिए तैयार हो गए और दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उन्होंने आसमान में उड़ान भर दी। बीच उड़ान में स्टेफेन बाय को यह देख बड़ा अजीब लगा कि उन दोनों स्टूडेंट्स ने अपना हुलिया बदल रखा था। उन दोनों ने विग, काले स्की मास्क और पैरामिलिट्री कॉम्बैट गियर पहने थे, लेकिन स्टेफेन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपना काम करते रहे। थोड़ी देर आसमान में उड़ान भरने के बाद स्टीफन बाय को एक खेत में हेलीकॉप्टर उतारने और इंजन बंद करने के लिए कहा गया, क्योंकि उन दोनों स्टूडेंट्स का एक और साथी आने वाला था। हेलीकॉप्टर के लैंड करने के बाद वो दोनों खेत के किनारे टॉयलेट करने चले गए, जबकि स्टीफन बाय हेलीकॉप्टर के पास ही खड़े रहे। कुछ सेकंड्स बाद जब स्टीफन ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। खुद को स्टूडेंट बताने वाले वो दोनों लोग और उनके साथ उनका तीसरा साथी, तीनों स्टीफन की तरफ AK-47 तान कर खड़े थे। असल में
ये लोग रेडॉन फैद के भाई और भतीजे थे जो उसको जेल से भगाने के लिए निकले थे। इसके बाद उन्होंने स्टीफन बाय को बताया कि वो रेडॉन फैद को जेल से आजाद कराने जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर को जेल के ऊपर लेकर जाना है। यूं तो रियो जेल के ऊपर ज्यादातर जगहों पर केवलार की तारें लगी थी ताकि हेलीकॉप्टर से हमला ना हो सके, लेकिन जेल के गेट के पास एक छोटा सा 3 साइडेड कोर्टयार्ड ऐसा था जहां ये सुरक्षा नहीं थी। हालांकि कोई भी मॉडर्न हेलीकॉप्टर इतनी छोटी जगह में उतर नहीं सकता था, लेकिन स्टीफन बाय का पुराना हेलीकॉप्टर इस काम के लिए बिल्कुल सही था क्योंकि उसके रोटर ब्लेड्स काफी छोटे थे। इसी वजह से रेडॉन फैद के साथियों ने उसी हेलीकॉप्टर को चुना था। सारी तैयारी हो चुकी थी और अब बस एक्शन की बारी थी। स्टीफन बाय ने जब उनकी बात मानने में आनाकानी की तो उनके एक हाईजैकर ने कहा, बेवकूफ मत बनो, अगर तुमने बात नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। हमारा एक साथी तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है, अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ की तो इसकी कीमत तुम्हारी बेटी और पत्नी को चुकानी होगी। स्टीफन बाय डर गए और हेलीकॉप्टर को उनके अनुसार उड़ाने लगे। जेल के सिक्योरिटी गार्ड्स को सुबह 11:18 के आसपास जेल कंपाउंड के ऊपर यह हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर कोर्टयार्ड में उतर आता है। हेलीकॉप्टर में से 2 हुडेड लोग स्की गॉगल्स पहनकर हाथों में AK-47 राइफल्स और बाकी सामान लेकर बाहर आ जाते हैं। नकाबपोश हमलावरों ने पुलिस लिखे फ्लोरोसेंट आर्म बैंड्स पहने हुए थे जिससे जेल अधिकारियों को कंफ्यूज किया जा सके। वो आसपास की इमारतों पर स्मोक बॉम्ब्स और टीयर गैस कैनिस्टर्स फेंकते हैं और उस तरफ बढ़ जाते हैं जहां रेडॉन फैद अपने भाई से मुलाकात कर रहा था। वही तीसरा आदमी कॉकपिट में ही पायलट पर बंदूक ताने हुए रहता है। ये सारा नजारा देखकर वॉच टावर में बैठे गार्ड्स भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। रियो में ये नियम था कि आर्म्ड गार्ड्स हेलीकॉप्टर पर गोली नहीं चला सकते थे क्योंकि इससे पास की इमारतों या नीचे मौजूद लोगों को नुकसान होने का खतरा बहुत ज्यादा था। इसलिए कोई भी गोली नहीं चलाता और हमलावर अपना काम करते रहते हैं। वो दोनों नकाबपोश पावर सॉ का इस्तेमाल करके एक दरवाजे का लॉक काट देते हैं। इस दौरान फैद अपने भाई इब्राहिम से मुलाकात कर रहा था। उसका भाई उसको सुधरने के लिए समझा रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका छोटा भाई कुछ ही पल में फ्रांस की सबसे बड़ी जेल ब्रेक को अंजाम देने वाला है। फैद के साथी एक एक कर सभी दरवाजों को तोड़ते जा रहे थे और जैसे ही फैद के कानों तक मेटल के कटने की तेज आवाज आई, फैद खड़ा हो गया और अपने भाई से कहता है, वो मुझे लेने आ गए। इतने में एक नकाबपोश सब दरवाजे पार करके उसके पास पहुंच जाता है, जिसके बाद फैद अपने भाई को वही छोड़कर नकाबपोश शख्स के साथ गार्ड से बचते बचाते बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जेल गार्ड्स बिल्कुल सदमे में थे। उनको अब तक समझ आ चुका था कि हेलीकॉप्टर किसी कैदी को भगाने के लिए आया है। ऐसे में जहां कई गार्ड्स कोर्टयार्ड की तरफ फैद को भागने से रोकने के लिए बढ़ रहे थे, तो वही कुछ गार्ड्स मदद के लिए फोन पर फोन लगाए जा रहे थे। एक गार्ड इमरजेंसी नंबर 17 डायल करता है। जब ऑपरेटर फोन उठाता है तो ये सुनकर उसकी हंसी छूट जाती है कि किसी कैदी को एस्केप करने के लिए हेलीकॉप्टर आया है। उसे यकीन नहीं हुआ कि एंटी हेलीकॉप्टर नेटिंग के होते आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस पर गार्ड चिल्लाता है कि तुरंत मदद चाहिए, पर ऑपरेटर उसे शांत होकर प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहता है। इस पूछताछ में पूरे 5 मिनट बर्बाद हो जाते हैं और तब तक फैद शांति से कोर्टयार्ड में चला आता है। वो एकदम हीरो की तरह महसूस कर रहा था। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स लगातार घूम रहे थे। फैद को एक गार्ड और 2 कैदी कांच के पीछे से उसे घूरते हुए दिखते हैं। वो उनकी तरफ मुड़ता है, अपने दाहिने हाथ को माथे पर लगाकर एयरफोर्स सल्यूट देता है और फिर पायलट के बगल वाली फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। ये पूरा कांड होने में महज 10 मिनट लगे और इस तरह देखते ही देखते रेडॉन फैद एक बार फिर जेल तोड़कर फरार हो जाता है। यह एस्केप इतना बड़ा और डेयरिंग था कि इसके बारे में दुनिया भर के अखबारों के पहले पन्नों पर छपता है। यहाँ तक कि देश के न्याय मंत्री को उस जेल का मुआयना करने के लिए आना पड़ता है। रेडॉन फैद का बार बार जेल से भागना फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था की साख पर गहरा दाग था। फ्रांस अथॉरिटी के लिए रेडॉन फैद सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका था। इसलिए पुलिस उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा मैनहंट शुरू कर देती है और उसकी तलाश में 2900 पुलिस वाले दिन रात एक कर देते हैं। रेडॉन फैद को चैलेंजेस में कितना मजा आता था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो फ्रांस की सबसे बड़ी जेल ब्रेक को अंजाम देने के बाद भागकर अपने होम टाउन क्रेल में आ गया था। वो यहाँ रूप बदल बदल कर रहता था। वो इस तरह 3 महीने तक पुलिस से बचता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसका पता लगा लिया। एक फुटेज में पुलिस ने एक लंबा शख्स देखा जिसने बुर्का पहन रखा था। पुलिस को शक हुआ कि ये कोई औरत नहीं आदमी है, क्योंकि उसको बुर्के में चलने में दिक्कत हो रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि फ्रांस
का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल फैद था, जो औरत के भेष में बुर्का पहनकर घूमता था। 3 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने फैद को उस अपार्टमेंट में पकड़ा जहां वो अपने भाई राशिद और भतीजे आइसेक के साथ छिपा हुआ था। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उसे 14 साल की सजा और सुनाई। 2 बार बड़े ही शातिर तरीके से जेल ब्रेक कर चुके फैद को इस बार बेल्जियम बॉर्डर के पास वेंडेन ले वील नाम की एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। वहां दिन में उसे 5 बार गार्ड्स की एक टीम द्वारा पूरी तरह से स्ट्रिप सर्च किया जाता है। जब भी वह अपनी सेल से बाहर निकलता उसे हथकड़ियां पहनाई जाती, यहां तक कि फोन इस्तेमाल करने के लिए भी 4 से 5 गार्ड्स उसके साथ होते। उसका गार्ड्स के अलावा किसी इंसान से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसे ऐसा लगता है जैसे उसे एक ताबूत में दफनाया जा रहा हो। यहाँ पर उसने अपने खिलाफ होने वाले व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल भी की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फैद आज भी इसी जेल में बंद है, लेकिन जेल अथॉरिटी को हर दम एक डर सा लगा रहता है कि ना जाने ये शातिर मुजरिम कब, कहां से और कैसे भाग निकले। अगर आपको प्रिजन एस्केप स्टोरीज पसंद आती है तो आपको मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड एल चैपो की प्रिजन ब्रेक की कहानी जरूर देखनी चाहिए कि आखिर कैसे वो टनल खोदकर भाग निकला था। इसके अलावा एल कैटरेस प्रिजन ब्रेक की कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी, जहां की समुद्र के बीचों बीच बनी जेल को तोड़कर 3 कैदी पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो गए थे। दोनों ही प्रिजन एस्केप की कहानी जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।